हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार अपने यूट्यूब चैनल साइंस करियर लाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को अपना प्यार यूं ही दे। ठीक है, कोई गलती हो तो अपना छोटा भाई समझकर माफ़ कर दे, ताकि हम आगे ऐसी क्लासें चलाते रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई अंत नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई अंत नहीं होता। दिल में है जज्बा कुछ करने का, दिल में है जज्बा कुछ करने का, तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता, तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहने वाली है नियंत्रण और समन्वय के बारे में। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। कल एक कमेंट आया था कि कॉपीराइट कर रहे हो आप, मतलब गौरव सर का कॉपीराइट हो रहे हैं। तो गौरव सर का तो एक ही है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं भी ये गौरव सर का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हर टीचर होता है, वो भी किसी ना किसी टीचर से तो पढ़कर आता ही है, और मैं भी बहुत टीचरों के सामने पढ़ा हूँ। तो गौरव सर का भी मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और बहुत मतलब गौरव सर को भी देखता हूँ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो गौरव सर से भी मुझे सीखने को मिला है। तो मुझे वो कोई मतलब चिंता की बात नहीं है कि मैं गौरव सर की कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब हर कोई स्टूडेंट होता है, वो किसी ना किसी टीचर से कुछ सीखता है। अपनी माँ की कोख में तो कोई नहीं सीखता है, अपनी माँ की कोख। मतलब कहते हैं ना कि जल को बर्फ बनने में समय लगता है, सूर्य को निकलने में समय लगता है, किस्मतों के भरोसे नहीं बैठे हैं, किस्मतों को हौसलों में बदलने में समय लगता है। तो मेरे दोस्त, थोड़ा सब्र कर, सब समय सबका बदलता है। ठीक है, तो कॉपी ऐसे ही होता रहेगा, क्योंकि गौरव सर के फैन हैं हम। तो गौरव सर की बात नहीं बोलेंगे, या फिर किसी ना किसी, मैं जो कुछ बोलता हूँ किसी ना किसी टीचर ने जो बोला है, कुछ ना कुछ मेरे को सिखाया है, जो बोलता हूँ उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने छोटे भाई का सपोर्ट करें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अब ये होता क्या है? तो अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का। ये चैप्टर नंबर 7वां है और बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा है। तो इस चैप्टर का वेटेज है 2022 बोर्ड एग्जाम में इसका वेटेज है 8 नंबर का। ठीक है, 8 नंबर काफ़ी मायने रखता है और इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, 4 क्लास में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से कि नियंत्रण और समन्वय होता क्या है और इसमें किस किस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय। समन्वय क्या होता है? कोई दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसी कार्य को संपन्न करे, वो ही समन्वय है। तो लिखना इसमें कोई दो या दो से अधिक अंग मिलकर, कोई दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसी कार्य को संपन्न करे, वही क्या है? समन्वय। मिलकर किसी कार्य को संपन्न करे। ठीक है, वे क्या कहलाता है? समन्वय। ये तो कोई डाउट नहीं होगा भाई। देखो, मान लिया कि हमारी आंख है, इसका कांटेक्ट दो, एक मिनट। ठीक है, तो इसमें एक मिनट रुकना। दो अंग है कोई, जैसे मान लो हम एक रोशनी को कैसे देख सकते हैं? प्रकाश है तो हमें कैसे पता चलेगा? हमारी मस्तिष्क काम कर रही है इसके प्रति और हमारी आंख काम कर रही है। तो दो अंग आपस में मिल गए और हम किसका नियंत्रण कर रहे हैं? किसके समक्ष में हम नियंत्रण कर रहे हैं? वही नियंत्रण और समन्वय में हम जानने वाले कि भाई दो अंग मिलकर किसी कार्य को संपन्न कैसे करें।
जैसे ये हाथ हिल रहा है तो किस माध्यम से, इसमें एक तो त्वचा, ठीक है, जो हड्डियों का जो जोड़ा बना हुआ है उसको सबसे पहले प्रेरित कौन करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर बात है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, नियंत्रण और समन्वय यानी कि कोई दो या दो से अधिक अंग मिलकर किसी कार्य को संपन्न करे, वे ही क्या कहलाते हैं, समन्वय कहलाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि ये क्रिया है समन्वय की, वो सजीव वो में अलग अलग प्रकार से होती, पौधों में भी अलग होती हैं और मानव में भी ये अलग अलग होती। इस चैप्टर के अंदर हम एक तो पढ़ेंगे मानव के बारे में और पढ़ेंगे पौधों के बारे में, कैसे समन्वय पौधों में होता है, कैसे समन्वय मानव में होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि उद्दीपन के बारे में। उद्दीपन क्या होता है? सिंपल भाषा में उद्दीपन के बारे में बताऊं तो पर्यावरण में हो रही अनुक्रिया, पर्यावरण में कोई काम हो रहा है, किसके प्रति हो रहा है, वो किसके प्रति इसकी अनुक्रिया हो रही है, वो ही क्या है, उद्दीपन है। जैसे भाई मान लिया, मतलब किस प्रकार वो उद्दीपन का कार्य, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं कि हमें नींद नहीं आ रही है, ठीक है, तो हमें मस्तिष्क संकेत देगी कि तुझे भोजन करना है, तू भूखा बैठा हुआ है, तब तेरे को नींद नहीं आ रही है। मतलब पर्यावरण से कोई एक अनुक्रिया हो रही है, वातावरण में तो भाई ये चल रहा है, ठीक है, और इसको कौन प्रेरित करता है, मतलब कहने का मतलब है कि किसी को प्रेरित करना, ठीक है, तो हमारी मस्तिष्क हमारे पाचन तंत्र को प्रेरित करती है या फिर हमें संकेत देती है कि आपको नींद नहीं आने का कारण है कि आप भूखे हो, आपको भोजन करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो उद्दीपन के बारे में मैं थोड़ा लिख भी दे देता हूं। उद्दीपन होता क्या है कि वातावरण में हो रहे किसी कार्य के प्रति अनुक्रिया होनी, ठीक है, वातावरण में किसी के या किसी कार्य के किसी के प्रति होने वाली अनुक्रिया, या फिर आप कह सकते हो किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करना, ठीक है, क्लियर बात है। अब हम बात करेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे मैं बता दूं, कोई आपको स्पर्श करता है या फिर आपको किसी गंध का पता चल गया, किसी सुगंध का पता चल गया, ठीक है, या फिर कोई आप किसी चीज को देख रहे हो, ये सारे कार्य संपन्न होते हैं, वो उद्दीपन ही करता है। क्लियर बात है भाई। अब हम बात करने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। इस चैप्टर में हम एक तो पढ़ेंगे मुख्य रूप से मानव समन्वय के बारे में, मानव समन्वय, और एक पढ़ेंगे पादप समन्वय। इनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें एक तो पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र होता है मानव में, उसके बारे में, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में, क्लियर बात है। और एक पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, हार्मोन कैसे कैसे रिलीज होते हैं, वो क्या क्या कार्य करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले। क्लियर बात है। अब हम बात करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, तंत्रिका तंत्र होता क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके बाद पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम, जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में पादप समन्वय। ये चैप्टर है मुख्य रूप से, इस चैप्टर में ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम चैप्टर की शुरुआत। तो समन्वय के बारे में आप जान गए होंगे, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो पौधों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार का समन्वय होता है, उसके बारे में जान गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र है क्या, इसमें क्या क्या है, और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात है। अब देखो, हेडिंग डालो मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में, हम पढ़ेंगे मानव तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका
तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तो कर दो CNS, एक कर दो PNS। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्लियर बात है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पूरी खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ये खोपड़ी कहां से काम करती है, हमारे शरीर के तंत्रिकाओं को कैसे कैसे जोड़ती है, आगे हम उसके प्रति किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित कैसे होते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, और यहां इसका पूरा नाम लिख लो पहले तो, परिधीय तंत्रिका, परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्लियर बात है। अब इसको दो भागों में हमने डिवाइड किया वापस। उसमें एक तो आती है मस्तिष्क, ठीक है, और एक आता है मेरु रज्जु, क्लियर बात है, समझ गए। एक तो आती है मस्तिष्क और एक आती है मेरु रज्जु। ठीक है, अब मस्तिष्क के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। इसके भी 3 भाग होते हैं। मेरु रज्जु क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो PNS के देखते हैं, PNS के दो कौन कौन से भाग हैं। PNS के हम देखेंगे, एक तो कपाल तंत्रिका तंत्र के बारे में और एक मेरु तंत्रिका के बारे में। एक तो करेंगे कपाल तंत्रिका, कपाल तंत्रिका यानी खोपड़ी, ये होती है ना सिर, कौन कौन सी तंत्रिकाओं को प्रेरित करता है, किस किस अंगों को, और एक करेंगे मेरु तंत्रिका। मेरी बात ध्यान से सुनना। मस्तिष्क होती है, उसके 3 भाग होते हैं, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। मेरु रज्जु जहां से ये पूरी तंत्रिका तंत्र को आगे से आगे कैसे जोड़ता है, या फिर आगे आगे जो ग्रंथियां जुड़ती हैं वो कैसे जुड़ती हैं, वो मेरु रज्जु में। मस्तिष्क आंख से कैसे कोई ग्रंथि जुड़ी, ठीक है, जीभ से स्वेदांग होते हैं उनसे कैसे, कान से कैसे, मस्तिष्क यानी कि ऊपर ऊपर का जो कार्य होता है वो इसको सौंप दिया, बोल दिया भाई ये तू रख ले, और जो नीचे का कार्य है मेरु रज्जु बोल रहा है ये मैं संभाल लूंगा। ठीक है भाई। कपाल तंत्रिका तंत्र में यही पढ़ेंगे कि आगे आगे मस्तिष्क के अंदर तो हम सारे भाग पढ़ेंगे उसके अलग अलग, और कपाल तंत्रिका में पढ़ेंगे कि आंख को कैसे सूचना देता है, कान के पास कैसी जाती, कौन सी ग्रंथि जाती है उसके बारे में। और मेरु तंत्रिका में वो ही पूरा नीचे का भाग जो तंत्रिका एक आगे से आगे कैसे जुड़ी रहती है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले बता देता हूं इसमें मतलब स्वेदांग कौन कौन से हैं हमारे, उसके बारे में एक हेडिंग लगाना। तंत्रिका तंत्र पढ़ रहे हैं हम। तंत्रिका तंत्र अलग अलग शरीर मतलब एक तंत्रिकाओं से गुच्छा बनकर बना होता है, जिसे तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना गुच्छा। क्लियर बात है भाई। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम पढ़ रहे हैं ग्राही। ग्राही का मतलब वैसे माने तो किसी एक से दूसरी चीज को जोड़ना, ठीक है, यानी कि कोई भाई एक चीज है उसको दूसरी के लिए वो कैसे प्रेरित कर सकती है। इस ग्राहियों के अंदर मतलब इस सीधी भाषा में समझो ना, ग्राही में कि एक चीज जैसे भाई एक तंत्रिका तंत्र है, इस तंत्रिका तंत्र को दूसरी तंत्रिका तंत्र वापस कैसे जोड़ता है, समझ गए मेरी बात को भाई। एक तंत्रिका तंत्र से वापस तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र तो पूरी मतलब कोशिकाओं से मिलकर समूह होता है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे ये तंत्रिका कोशिका क्या होती हैं, क्या इसका मतलब पूरा जानेंगे डिटेल में। ये एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका को कैसे जोड़ता है, ये इस अंग को इस आगे से आगे कैसे प्रेरित करता है, वो ही है ग्राही। समझ गए। अब देखना, इस ग्राही के अंदर हम पढ़ेंगे कि स्वेदांग को कैसे, स्वेदांगों के बारे में, ठीक है। स्वेदांग हमारे
पहली बात तो ये जान लो कि ग्राही होते हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करते हैं, या मतलब ज्ञानेंद्रियों को प्रकट या ज्ञानेंद्रियों को संकेत देते हैं कह सकते हो। यानी कि जो ग्राही काम करता है वो सबसे पहले तो ज्ञानेंद्रियों को देते हैं। अब मैं बताऊंगा ज्ञानेंद्रियों को ये कैसे देता है, ज्ञानेंद्रियों को ये कार्य कैसे सौंपता है। भाई मैंने बता दिया कि किसी एक से दूसरे काम के लिए प्रेरित करना, आप ये करिए ग्राही के अंदर, ठीक है। देखो ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं आप सबको पता होगा। एक तो है नाक, एक है जीभ। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, नाक, जीभ, कान। नाक, जीभ, कान, आंख और त्वचा। क्लियर बात है। इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो हम जानेंगे। ज्ञानेंद्रियां या फिर आप स्वेदांग कह सकते हो, स्वेदांग, ठीक है। यहां ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है उसके बारे में देखना, ठीक है। सबसे पहले कान, ठीक है, आंख और जीभ, एक कर लो आप त्वचा और नाक। क्लियर बात है। ये क्या होती हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं या फिर आप स्वेदांग बोल सकते हो, ठीक है। स्वेदांग वैसे माने तो जीभ और इसे नाक, आंख को बोलते हैं। कान और आंख के बारे में चर्चा इस चैप्टर में तो नहीं है, नॉर्मल बताया गया है क्या है, ठीक है ना। लेकिन स्वेदांग मान सकते हो क्योंकि ये स्वेदांग की तरह कार्य करते हैं। या ज्ञानेंद्रियां जो आप कहीं जगह पढ़ चुके हो, ज्ञानेंद्रियां बेस्ट है कि ग्राही होते हैं वो ज्ञानेंद्रियों को कैसे संकेत देते हैं, तो उसके बारे में हम जानते हैं। पहले ज्ञानेंद्रियों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कान। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना। कान क्या कार्य, कान का प्रमुख कार्य है सुनना, तो उसकी दूसरी प्राथमिकता है, लेकिन कान की पहली प्राथमिकता है मेरे दोस्त ध्यान से सुनना कि शरीर को संतुलित बनाए रखना। शरीर का जितना भी संतुलित या शरीर का संतुलन रखना होता है वो कान का कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना, इस चीज को देखना। पहले इसमें लिखो कि शरीर संतुलित या शरीर का संतुलन, ठीक है। और दूसरा काम है इसका जो आमतौर पर लोग सभी जानते हैं, सुनना, ठीक है। और नहीं वे गूंगो है, सुने नहीं। उसका जो गूंगा होता है, बेरा नहीं सुनता है, तो उसका कोक्लिया एक भाग होता है जो सुनने के लिए मदद करते हैं, लेकिन शरीर को संतुलित रखता है ये कान नहीं होता। हाँ गूंगा होता है, उसके अलग अलग भाग होते हैं। पूरे कान को पढ़ोगे तो उसके भी अलग अलग भाग चले जाएंगे, सुनने के अलग भाग है। लेकिन ध्यान से सुनना कि शरीर का जो संतुलन है, हम कहाँ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पूरे शरीर का जो नियंत्रण करता है या संतुलन करता है वो कान ही रखता है। अब आंख, एक तो प्राथमिकता हो गई देखना ही है। आंख से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी चीज को, ठीक है, प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। क्लियर बात है। अब जीभ, स्वेदी ग्रंथियां, स्वाद लेना, स्वाद का पता लगाना। क्लियर है। स्वाद का पता लगाना। क्लियर। नाक, ग्रहण, ग्राही। और एक कर लो गंध का पता लगाना, गंध का पता लगाना। जब ये नाक काम नहीं करता है ना, कहीं भी उतार दो पता नहीं चलता है, कितनी भी गंध में, ठीक है। जब ये काम करता है तो पता चलता है, हाँ यार यहाँ से खुशबू आ रही है, यहाँ से गंध आ रही है। ये सारा ज्ञान है वो नाक के द्वारा करता है। अब हम समझेंगे ये भाई ग्राही होते हैं, इसको कैसे आगे से आगे प्रेरित करते हैं। हमने पढ़ा था ना, किसी एक दूसरे अंग को प्रेरित करते हैं, ये तंत्रिका तंत्र से जुड़कर आगे कैसे प्रेरित करते हैं उसके बारे में। और त्वचा, कोई पीछे से आके मारे तो भी त्वचा ही ज्ञान करवाएगी, हाँ तेरे कोई मार रहा है रे। एक तो स्पर्श, क्लियर है,
कोई किसी को स्पर्श करना, या फिर तापमान कम हो रहा है या ठंडा हो रहा है, या तो हमें तो ऊष्मा लग रही है, या फिर हमें कोई ठंड प्रेरित हो रही है। अगर ये त्वचा नहीं होती ना, तो चाहे कहीं पत्थर की तरह कहीं लेकर जाके खड़ा कर दो, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन त्वचा होता तो कोई स्पर्श करता है तो पता चलता, हाँ हमें कोई स्पर्श करता है। और तापमान बता देता है कि यहाँ यार धूप है, यहाँ खड़ा मत रहे, यहाँ से दूर चला जा। ये सारा ज्ञान है वो त्वचा करवाती है। मस्तिष्क का तो भाई काम होता है, मानते हैं, ग्राही होते हैं जो आगे से आगे संदेश पहुंचाता है। कैसे संदेश पहुंचाता है, कैसे आगे से आगे, ये प्रक्रिया हम कल की क्लास में जानेंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और उसके बाद एक क्लास में मस्तिष्क पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पौधों का समन्वय पढ़ेंगे और हार्मोन पढ़ेंगे। ये कुल मिलाकर 4 से 5 क्लास में हमारा चैप्टर होगा। 1 मिनट ठीक है। तो देखो, स्पर्श कोई करता है, तापमान। अब देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि भाई ग्राही है, एक से दूसरे अंग को आगे कैसे। हम बात कर रहे हैं कान से, ये मस्तिष्क है। हमने पढ़ा है कि मस्तिष्क, अभी पढ़ा था कि मस्तिष्क बारे में, मतलब कपालीय तंत्रिका। एक मैं बात बताना भूल गया था, हमने अभी पढ़ा था एक, तो पहली बात ये लिख लेना, कपाल तंत्रिका। पीएनएस के 2 भाग पढ़े थे परिधि तंत्रिका तंत्र के, उसमें मैं एक बात भूल गया था। एक तो कपाल तंत्रिका पढ़ाया था, एक पढ़ा था मेरु तंत्रिका। ये कहां से, जितने भी जो मस्तिष्क में कार्य होते हैं वो कपाल तंत्रिका करते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 31 जोड़ी पूरे शरीर को, मस्तिष्क को छोड़कर जितना भी यहाँ से ये मेरु रज्जु होती है, कहाँ से होती है, कैसे बनती है, मेरु रज्जु के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें 31 जोड़ी होते हैं जो पूरे शरीर में, और कपाल तंत्रिका जो ऊपर सिर्फ मस्तिष्क हमने 2 भाग पढ़ा था, सीएनएस का और पीएनएस का। उसमें 2 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था मस्तिष्क और एक क्या पढ़ा था, मेरु रज्जु। अब हम मस्तिष्क को तो कर दो कांटेक्ट कपाल तंत्रिका से, और मेरु तंत्रिका को कर लो मेरु रज्जु से। इसमें 31 जोड़ी होती है और इसमें 12 जोड़ी होती। ये कैसे आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखना कि भाई ये कान है, ये किस प्रकार स्वेदांग के रूप में कार्य करता है, ग्राही के रूप में ज्ञानेंद्रियां कैसे प्रेरित होती है। सबसे पहले संदेश आया, कोई बोल रहा है तो इतना जल्दी संदेश मस्तिष्क, हम पढ़ेंगे आगे हार्मोनों के बारे में या फिर मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, तो कौन सा भाग किसको संदेश दे रहा है, सुनने का संकेत सीधा कहाँ से, मस्तिष्क से जुड़ा रहता। अभी हमने पढ़ा था कपाल तंत्रिका जो सीधी मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। आंख होती है, आंख भी मस्तिष्क से भी जुड़ी रहती है, क्योंकि आंख की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी, जीभ होती है जो भी मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। नाक होता है, और त्वचा क्या होती है, जो पूरे शरीर के ऊपर होती है, और इसका सही माने तो मेरु रज्जु से भी कांटेक्ट है। क्लियर बात है, समझ गए, क्योंकि नाक होता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन हाँ इस पर भी त्वचा होती है। क्लियर बात है। अब देखो, स्वाद का पता लगाना। सबसे पहले मस्तिष्क काम करेगी, मस्तिष्क काम नहीं कर रही है तो कैसे पता चलेगा स्वाद का। मस्तिष्क काम कर रही है, जीभ पर कोई चीज़ ली, हाँ कोई कुछ ना तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है, दया कुछ ना तो गड़बड़ है, वहाँ से स्वाद का पता लगा सकते हैं हम किसी चीज़ को जीभ पर रखकर। तो हमारी मस्तिष्क काम करेगी और सीधा ऑर्डर जीभ को देगी कि हाँ तेरे ऊपर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमें स्वाद का पता चलता है। घ्राण ग्रही, कहीं गंध है या फिर कहीं खुशबू आ रही है, गुलाब के पास गया, खुशबू आ रही है किसी गुलाब के फूल की, क्लियर है, तो उस खुशबू को मस्तिष्क होता है, वो कहता है कि हाँ तेरे आगे कुछ है, कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो इसमें है, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि हमारी ग्रहण ग्रहियां होती हैं, वो यहाँ से ग्रही पढ़ा था, ग्रहियों से एक अधिक तंत्रिका कोशिका से मिलकर किसी चीज को बनाना या किसी अंग को प्रेरित करना आगे से आगे। तो मस्तिष्क प्रेरित करती है नाक को, और नाक से हमें जो सुगंध आती है वो इस प्रकार हमें
मतलब गंध के बारे में या सुगंध के बारे में पता चल जाता। त्वचा कोई स्पर्श कर लिया तो सीधा कांटेक्ट मस्तिष्क से है, ठीक है। मस्तिष्क बताएगा त्वचा तेरे ऊपर कुछ ना कुछ आक्रमण हो रहा है, ठीक है। किसी जीव ने ऊपर काट लिया आकर तो भी बताएगी, प्रतिरक्षा के लिए प्रतिरक्षा को प्रेरित कर देगी मस्तिष्क कि हाँ तेरे ऊपर कुछ ना कुछ प्रहार हुआ है। ये बात है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। और हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तंत्रिका कोशिका। जो शरीर तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है वो कहलाती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बताया समझ में आ गया होगा, और जो कुछ नहीं आया या फिर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सभी जो अपने दोस्त हैं या फिर अपने जो भी भाई हैं उन तक पहुँचाइए, जो 9th 10th में पढ़ रहे हैं। अच्छे नंबर लाने हैं, हमारा सपना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे गौरव सर का भी कॉपीराइट क्यों ना हो, क्योंकि हम भी एक गौरव सर के स्टूडेंट हैं और उनको भी मतलब उनसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि सदा हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।